नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, देश मजबूत होता है तो अच्छा लगता है। समृद्धि की खबरें आश्वस्त करती हैं। ऐसी खबरें जब भी आए उनका स्वागत करना चाहिए। एक ऐसी ही खबर अभी बिल्कुल इन्हीं दिनों आई है कि अप्रैल में जो हमारा जीएसटी कलेक्शन है वो 2,43,000 करोड़ इस एक महीने में हुआ है। यानी मार्च के महीने का कलेक्शन जो अप्रैल में हुआ वो 2,43,000 करोड़ हुआ। पिछले साल के मुकाबले करीब 8.7% ज्यादा। पिछले साल यानी पिछले साल अप्रैल के मुकाबले। जाहिर है कि कलेक्शन आता कहां से है। आपके उद्योग धंधे बढ़ते हैं, उनका मुनाफा बढ़ता है, तो आपका ये टैक्स कलेक्शन बढ़ता है। तो ये एक अच्छी खबर है। ये बात बार बार कही जा रही कि हमारी अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स, हमारा आधारभूत ढांचा बेहद मजबूत है और इसलिए इन तमाम युद्धों के बीच जो ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच चल रहे हैं, या जो यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे हैं, या जो गजा में खत्म हुआ, उन सबके बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था पे बहुत फर्क नहीं पड़ना है। हमारा जो तेल की सप्लाई है या हमारा जो तेल भंडार है वो पर्याप्त है और एक देश के रूप में हमें इस पे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बात भी सच है कि कई दूसरे देशों ने जितनी तेजी से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं, हमारे यहाँ अभी तक उस पे नियंत्रण रखा गया है। लेकिन अर्थव्यवस्था पे नजर रखने की भी जरूरत है। अच्छी खबरों के भ्रमजाल में खो जाना कोई समझदारी नहीं है। सरकार की कोशिश ये होती है कि वो एक नेगेटिव असर न पड़ने दे, नकारात्मक असर न पड़ने दे, तो ऐसी खबरों को थोड़ा दबाए या दूसरे ढंग से, सजावटी ढंग से पेश करे जिनका बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन कई बार लगता है कि मीडिया भी एक मजबूत अर्थव्यवस्था के मिथक में या उसकी सच्चाई में इस कदर मगन है कि कई जरूरी खबरों को वो नजरअंदाज करता है या दूसरे ढंग से पेश करता है। जैसे बिल्कुल इसी 2 मई को खबर आई, आज ही अखबारों में छपी, कि सरकार ने बंगाल का चुनाव खत्म होने के तत्काल बाद जो घरेलू सिलेंडर आता है उसके दाम तो नहीं बढ़ाए, लेकिन 5 किलो का जो छोटो सिलेंडर आता है उसके दाम में थोड़ा बहुत नहीं, 361 रुपया प्रति सिलेंडर इजाफा कर दिया। अब ये मध्य वर्ग के लिए तो ठीक है, चलो मेरे घर सिलेंडर आ रहा है, मेरे घर पीएनजी कनेक्शन है, मुझे सिलेंडर की आवश्यकता नहीं है। कई जगहों पे जो सिलेंडर की कमी की बात कही जा रही है उसकी खबरें भी मीडिया में दिखाई नहीं पड़ रही हैं। लेकिन जो 5 किलो का सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, जिसको छोटू सिलेंडर कहते हैं, उसका इस्तेमाल कौन करता है? बहुत सारे छात्र करते हैं, बहुत सारे मजदूर करते हैं, बहुत सारे कमजोर तबके के वे छोटे कारोबारी करते हैं जो नुक्कड़ पे अपनी दुकानें सजाते हैं। कहीं वो मोमो बनाकर बेच रहे होते हैं, कहीं कुछ और पका रहे होते हैं। उन सब के, जिसको स्ट्रीट फूड बोलते हैं, उनके यहाँ ऐसे छोटे सिलेंडर आपको दिख जाएंगे। वो अचानक बेतहाशा महंगे हो गए हैं। ये खबर कुछ इस तरह पेश की जा रही है कि देखो, हमने घरेलू उपभोक्ता पे बोझ पड़ने नहीं दिया। सच्चाई है कि बोझ तो अंततः हमारी जेब पे पड़ना ही है, और कमर्शियल सिलेंडर तो और महंगा कर दिया गया है। मजे की बात है कि आप 5 किलो के इस छोटो सिलेंडर के दाम खोजने जाएं, नेट पे हर जगह मिलेगा कि 261 रुपए बढ़ गया, लेकिन वो कितना हो गया तो उसकी अलग अलग श्रेणियां दिखाई पड़ेंगी। 339 रुपए से लेके 1,300 रुपए से कुछ ऊपर तक की अलग अलग श्रेणियां, जो मेरी ठीक से समझ में नहीं आया किसकी जेब पे कितनी भारी पड़ेगी। यही बात कमर्शियल सिलेंडर के साथ है, जिसको ठीक ठाक महंगा 993 रुपए प्रति सिलेंडर महंगा कर दिया है। यानी दुकानों में, होटलों में, रेस्टोरेंट्स में, तमाम जगहों पे जो सिलेंडर लगता है उसकी कीमत अदा कौन करेगा?
उससे जो सामान वहां बनेगा, जाहिर है कि रेस्टोरेंट वाला हमसे ही वसूलेगा, होटल वाला हमसे ही वसूलेगा। तो अंततः ये कान हाथ घुमाकर पकड़ने की तरकीब है, और सरकार ये तरकीब इसलिए आजमा रही है कि लोगों को सीधे सीधे न दिखे कि उनकी जेब काटी जा रही है। मैं ये मान लेता हूं कि मजबूरी हो सकती है, मान लिया बल्कि हो सकती है मजबूरी, कि युद्ध के दौर में जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं एक तरह के दबाव में हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था भी उससे बिल्कुल बच नहीं सकती है। हमेशा जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का दबाव, तेल की कीमतों का, सप्लाई चेन का, सब कुछ का, तरह तरह के युद्धों का हमको उठाना ही पड़ता है। हम जिस ग्लोबल सर्कल का हिस्सा हो गए हैं, उसमें यह स्वाभाविक है। लेकिन यह जरूरी है कि हमारी नजर खुली रहे, हम कम से कम ये जान पाए कि सच्चाई क्या है, हमारी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत, कितनी कमजोर है, हम कहां खड़े हैं, कहीं पिछड़ तो नहीं रहे। जैसे एक आंकड़ा पिछले वर्षों में सरकारों ने रोज लगभग पेश किया कि हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो चुके हैं, जल्दी ही हम तीसरे नंबर पे जाएंगे। सच्चाई क्या है? पिछले कुछ महीनों से यह सच्चाई दबा दी गई है, बहुत कम जगहों पे आई है, क्योंकि हम ऊपर जाने की जगह नीचे चले आए हैं, और हम बिल्कुल छठे नंबर पे आ गए हैं। और छठे नंबर पे भी इस तरह आए हैं कि चौथे नंबर पे आना आसान नहीं है। जो ग्लोबल वर्ल्ड मीटर है, जो आईएमएफ के आंकड़े रख रहा है, उसके मुताबिक नंबर 1 अमेरिका है, जिसके पास $32 ट्रिलियन से ऊपर की संपदा है। चीन दूसरे नंबर पे है, जिसके पास $20 ट्रिलियन से लगभग 21 को छूता हुआ, क्योंकि $20.85 ट्रिलियन है। जर्मनी तीसरे नंबर पे है, जिसके पास 5.45 ट्रिलियन है। जापान चौथे नंबर पे है, 4.38 ट्रिलियन डॉलर के साथ, 4.38 ट्रिलियन डॉलर के साथ। ब्रिटेन पांचवें नंबर पे आ गया है, जिसको हमने पीछे छोड़ा था, वो 4.26 ट्रिलियन डॉलर उसके पास है। और भारत जो है 4.15 ट्रिलियन डॉलर के साथ अभी छठे नंबर पे है। यानी बहुत कोशिश करें, और अगर ब्रिटेन और जापान की तरक्की रुक जाए तो शायद हम इन दोनों को, यानी हम बहुत तरक्की करें, बहुत कोशिश करें, तो शायद, और जापान और ब्रिटेन की तरक्की रुक जाए तो शायद हम इन दोनों को पीछे छोड़ दें। लेकिन जर्मनी को, जो तीसरे नंबर पे है, जो 5.45 ट्रिलियन डॉलर जमा किए बैठा है, उसके लिए एक लंबा समय, एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था से छठे नंबर की अर्थव्यवस्था पे आ गए हैं, और इसमें भी दो देश हमसे इतने ऊंचे हैं कि तत्काल कई वर्षों तक हम उनके आसपास फटक नहीं सकते। $20 ट्रिलियन पार और $30 ट्रिलियन पार चीन और अमेरिका के सामने। तो ये स्थिति हमारे जीडीपी की है। अब एक दूसरा आंकड़ा देखिए, जो आंकड़ा इससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। देशों की खुशहाली जीडीपी से नहीं, प्रति व्यक्ति आय से, पर कैपिटा इनकम से मापी जाती है। वहां तो भारत की स्थिति बिल्कुल दयनीय है। यानी हम, आप देखिए कि यहां जो सबसे बड़ी जीडीपी वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो भी पीछे छूटी हुई हैं। यानी नंबर 1 जीडीपी में अमेरिका जो है 11वें नंबर पे है प्रति व्यक्ति आय में, लेकिन तब भी वहां $94,430 प्रति व्यक्ति आय है, वार्षिक आय। 23वें नंबर पे जर्मनी है, $65,000 के पार। 25वें नंबर पे यूके ब्रिटेन है, $61,000 के पार। 54वें नंबर पे जापान है, $35,000 के पार। और 5वें नंबर पे और 58वें नंबर पे चीन है, $14,800 के पार। भारत कहां है? भारत 172वें नंबर पे है, मतलब $2,893 प्रति व्यक्ति आय हमारी है। चीन से 7 गुना कम, और दूसरे देशों से तो छोड़ दीजिए, 6 गुना कम चीन से। तो ये स्थिति हमारे प्रति व्यक्ति आय की है।
हमारी खुशहाली के असली मानक की है। हम इस ओर बात ही नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि बांग्लादेश हमसे आगे है, कई देश हमसे आगे हैं। खुशी आप इस बात की जता सकते हैं कि आप पाकिस्तान से आगे हैं, पाकिस्तान इसमें आपसे पीछे है। तो आप खुश होना चाहें, पाकिस्तान को अपना प्रतिद्वंदी मानते हो, जिसके कंगाल हो जाने के बारे में आपको कोई शक नहीं है, मुझे भी ज्यादा शक नहीं है, हालांकि मैं अर्थव्यवस्था का कोई बड़ा जानकार नहीं हूं, लेकिन ये आंकड़े तो बिल्कुल स्पष्ट हैं। अब मैं एक आखिरी आंकड़ा रखना चाहता हूं, वो है रुपए के अवमूल्यन का। आज की तारीख में रुपया जो है डॉलर के मुकाबले 95 को छू रहा है। कह सकते हैं कि युद्ध का दबाव है, लेकिन युद्ध तो अमेरिका और ईरान का मार्च में शुरू हुआ, उसके पहले भी आप 91-92 पार थे। और ये हाल तब है जब 2014 में जब 60 वाट के आसपास रुपया होता था, तब आप चिंता जताते थे कि देखो रुपया तो 60-62 पार कर गया, क्या होगा इकोनॉमी का, क्या होगा विदेश में पढ़ने वाले छात्रों का। 10 साल में रुपया 95 पार कर गया है। अचानक हम एक नई अर्थव्यवस्था पढ़ने लगे हैं, एक नई इकोनॉमी पढ़ने लगे हैं कि रुपए के ऊपर जाने से कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता है। जो अर्थव्यवस्था, नया अर्थशास्त्र हमें सरकार पढ़ा रही है। पेट्रोल के बारे में भी यही बात है कि पेट्रोल के दाम ऊपर जाने से ज्यादा नुकसान नहीं है। तो ये सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन क्या हम एक रुग्ण अर्थव्यवस्था के दौर में दाखिल तो नहीं होने जा रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि हमारे फंडामेंटल भीतर से खोखले हुए जा रहे हैं? हम एक कमजोर बीमार शरीर का बहुत रंग रोगन तो नहीं कर रहे हैं, बहुत श्रृंगार तो नहीं कर रहे हैं? मैं विद्वान नहीं हूं अर्थव्यवस्था का, मैं फिर बता रहा हूं, लेकिन ये आंकड़े प्रामाणिक हैं, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्रोतों से लिए हुए हैं, और ये आंकड़े एक तस्वीर पेश करते हैं जिन पे हमें नजर रखनी चाहिए। शुक्रिया।